बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू केमिस्ट्री नॉलेज। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लास्ट टॉपिक जो कि है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अब इलेक्ट्रॉनिक का मतलब तो हमें पता चल गया है कि ये चीज़ किससे है, इलेक्ट्रॉनिक से कंसर्न है। और कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को एक ख़ास फॉर्म के अंदर अरेंज करना। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यानी इसमें हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करते हैं। कहाँ पे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है? मुख्तलिफ शेल्स और सब शेल्स के गिर्द। और किस हिसाब से होती है? इंक्रीजिंग एनर्जी के हिसाब से। अब वो इंक्रीजिंग एनर्जी के लिए क्या रूल्स हैं, ये शेल या सब शेल्स क्या होते हैं? तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को डिस्कस करने से पहले इन तीन मेन चीज़ों को ही हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम इसका कॉन्सेप्ट मैप देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्या होते हैं? शेल्स, या जिन्हें हम ऑर्बिट्स का नाम देते हैं या मेन एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। ये टर्म बोहर ने यूज़ की थी कि उसने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं रिवॉल्व करते हैं एक फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर, उनको हम लोग शेल्स या ऑर्बिट्स या मेन एनर्जी लेवल्स कहते हैं। फिर इन शेल्स के क्या होते हैं? सब शेल्स होते हैं। और फिर इन सब शेल्स के अंदर जो है ना एक स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल स्पेस होती है जहाँ इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, अबाउट 95% होती है। उन 3 डायमेंशनल स्पेस को हम लोग ऑर्बिटल्स कहते हैं। ठीक है। अब शेल्स या ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल्स क्या बताया हुआ है? द सर्कुलर पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड शेल। पहले मैं बता चुकी हूँ कि बहुत ने इसकी डेफिनेशन जैसे बताई थी कि इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर पाथ होता है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है। अब ये जो एनर्जी लेवल शेल या ऑर्बिट्स होते हैं इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर एन के साथ। और ये जो एन होता है इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2, 3 एंड सो ऑन। मतलब अगर एन 1 होगा तो इसका मतलब होगा ये शेल नंबर 1 है, एन 2 होगा तो शेल नंबर 2, एन 3 होगा तो शेल नंबर 3 होगा। और इसी तरीके से आगे भी एन 4, एन 5, एन 6। फिर ये तो हो गए कि हम इनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इन शेल्स के जब हम इनको इस तरीके से नाम देते हैं तो उनके फिर कुछ और नाम भी होते हैं। यानी अगर एन 1 होगा तो उस शेल को हम नाम देंगे के का, एन 2 होगा तो उसे एल, एम, एन एंड सो ऑन। ये तो हो गया कि हम उसको किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और फिर उनके नेम्स किस हिसाब से हैं। अब जो असल चीज़ है कि किसी भी शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो उसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो होता है 2n²। ये जो n है, n रिप्रेजेंट करता है शेल को। ठीक है, कि हमारे पास कौन सा शेल है, यानी शेल नंबर कौन सा है। n1 है, n2 है, n3 है। n की वैल्यू यहाँ पे वो पुट करेंगे। अब देखें शेल नंबर n = 1, तो शेल का नेम क्या होगा? के शेल। अब फार्मूला हमने पुट करना है 2n²। अब 2 तो वही फार्मूले वाला है। अब n हमने देखना है कि हमारा n की वैल्यू क्या आ रही है। n की वैल्यू है 1, तो यहाँ हम 1 को पुट कर देंगे और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 1 ही आएगा। 2 1 ज़र 2। अब आगे क्या है? n की वैल्यू 2 है तो 2 का भी हमने स्क्वायर लेना है। 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8। अब आगे n की वैल्यू है 3, 3 को भी हमने 2 बार लिखना है, यानी 3 3 ज़र 9, 2 9 ज़र 18। अब n की वैल्यू 4 है तो 4 को 2 लिखेंगे, यानी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 ज़र 16, 16 2 ज़र 32। ये तो हमें पता चल गया कि किसी भी शेल के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। यानी पहले शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे के अंदर 8, फिर तीसरे के अंदर 18, 32 एंड सो ऑन। अब नीचे डेफिनेशन देखते हैं हम सब शेल्स की। हर जो शेल होता है वो मुश्तमिल होता है कई सब शेल्स के ऊपर, यानी उसके अंदर कई सब शेल भी हो सकते हैं। अब वो सब शेल्स कितने होते हैं ये तो हम आगे देखते हैं। जो सब शेल्स होते हैं उनकी भी रिप्रेजेंटेशन होती है, वो होती है स्मॉल लेटर्स के साथ जिनको हम लोग एस, पी, डी, एफ एंड सो ऑन। अब हम ये कहते हैं कि वो किसी भी शेल के अंदर कितने सब शेल हो सकते हैं, तो उसका क्या क्राइटेरिया है? द नंबर ऑफ सब शेल प्रेजेंट इन अ शेल इज इक्वल टू इट्स शेल नंबर। यानी किसी भी शेल के अंदर सब शेल कितने होंगे वो उसकी एन वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अब जो के शेल है उसकी एन वैल्यू कितनी है? 1। इसका मतलब होगा पहले शेल के अंदर एक ही सब शेल होगा। दूसरे शेल की वैल्यू कितनी है? 2। इसका मतलब होगा दूसरे शेल के अंदर 2 सब शेल होंगे। तीसरे शेल की एन की वैल्यू 3 है, इसका मतलब ये होगा कि उसके अंदर सब शेल 3 होंगे। अब जो चौथा सब शेल है उसकी एन की वैल्यू 4 है, इसका मतलब होगा उसके अंदर नंबर ऑफ सब शेल्स होंगे 4। यानी जितना शेल नंबर होगा, जितने शेल की एन वैल्यू होगी, उतने उसके अंदर सब शेल्स होंगे।
यही चीज़ दोबारा देख लेते हैं। देखें, के शेल था, के शेल की एन वैल्यू कितनी होती है 1। इसका मतलब होगा उसके अंदर सब शेल्स कितनी आएंगे 1, और उसको हम नाम देंगे, वो सिर्फ सब शेल कौन सा आएगा, एस आएगा, क्योंकि सब शेल मैंने पीछे बताया है ना, सब शेल एस, पी, डी और एफ को कहते हैं। तो पहले शेल के अंदर सब शेल कौन सा होगा, एस। क्योंकि ये पहला शेल है तो ये जो आगे वाला नंबर होता है ये रिप्रेजेंट करता है शेल को। फर्स्ट हमारे पास कौन सा है, फर्स्ट शेल है, तो इसका मतलब है इधर हम फर्स्ट लिखेंगे। फिर एल शेल की एन की वैल्यू क्या आती है 2, तो इसका मतलब होगा इसके अंदर सब शेल भी 2 होंगे। अब वो सब शेल कौन कौन से होंगे, एस और पी, बिकॉज दे बिलोंग टू सेकंड शेल, तो इसी वजह से आगे इनका शेल नंबर लिखते हैं, 2 और 2 लगा दिया। अब ये एम शेल में एन की वैल्यू कितनी होती है 3, जितनी एन की वैल्यू होगी उतनी ही उसी शेल के अंदर सब शेल होंगे, ये आ गया 3। अब वो कौन कौन से हैं, एस, पी, डी। जब ये हम सब शेल लिख लेते हैं तो आगे उनका शेल नंबर लिखना भी लाजमी होता है, क्योंकि ये तीसरे से बिलोंग कर रहे हैं इसलिए हमने 3 लिख दिया। अब एन शेल के अंदर एन की वैल्यू कितनी है 4। अब वो 4 हम लिख लेंगे, नंबर ऑफ सब शेल्स भी हमारे पास कितने होंगे, वो 4 ही होंगे, और वो 4 कौन से हो सकते हैं, एस, पी, डी, एफ। अब उसके साथ क्योंकि शेल 4 है तो वो हमने लिख लिया। इसी तरह बाकी जो भी शेल होंगे, जैसे अभी हमने कहा था के, एल, एम, एन, आगे ओ, पी, क्यू, इसी हिसाब से उसके शेल नंबर 1, 2, 3, 4 करते आएंगे। तो जितने एन की वैल्यू होगी उतने ही उसके अंदर सब शेल्स होंगे। अब जैसे हमने पढ़ा था कि किसी भी सब शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, वो हर शेल पे बेस करता था। के की अपनी कैपेसिटी थी, एल की अपनी, एम की अपनी, एन की अपनी। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी सब शेल के केस में भी ऐसे है। जो एस सब शेल है उसके अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो 2 आ सकते हैं, पी के अंदर 6, डी के अंदर 10 और एफ के अंदर 14 आ सकते हैं। अब जो सब शेल्स होते हैं उनके अंदर 3 डायमेंशनल स्पेस होती है, जहाँ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है, यानी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के जो मतलब चांसेस हैं वो 95% होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल्स। ठीक है, जो एस होता है उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल्स होता है, लेकिन पी के अंदर कितने होते हैं, पी के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। इसी तरह जो डी होता है उसके होते हैं 5 ऑर्बिटल्स, और जो एफ होता है एफ के अंदर कितने होते हैं, एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं दरअसल ये 3 डायमेंशनल स्पेस होती है। अब ये ऑर्बिटल्स के बारे में हमने हमेशा याद रखनी है कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो 2 ही आ सकते हैं, चाहे वो कोई ही ऑर्बिटल क्यों ना हो, चाहे वो एस हो, एस के अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएंगे वो 2 आएंगे, पी एक्स के अंदर मैक्सिमम 2, पी वाई के अंदर, पी जेड के अंदर। इसी तरह जो डी के 5 ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर भी, उनमें से हर एक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह एफ के भी जो होंगे उसके अंदर भी हर एक के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कभी भी किसी भी ऑर्बिटल्स के अंदर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। अब इन शेल और सब शेल्स का जो कंसेप्ट है इसको यहाँ पे सम अप करते हैं। देखिए हमारे पास क्या होता है, सबसे जो पहला एनर्जी लेवल होता है उसको हम लोग N1 उसको K का नाम देते हैं, फिर N2 L का नाम, N3 M और N4 हमारा हो जाएगा, उसको हम देंगे N, यानी K L M N। ये क्या थे, शेल के नेम थे। N1 N2 N3 N4 ये थे शेल के नंबर। अब जो पहला शेल होगा उसके अंदर सब शेल N के हिसाब से होगा। N1 है तो एक ही सब शेल है S, N2 है तो 2 सब शेल आए हैं S और P, N3 है तो 3 सब शेल आए हैं S, P, D, N4 है तो 4 सब शेल आए हैं S, P, D एंड F। फिर इन सब शेल्स की मैं ऊपर बता चुकी हूँ ऑर्बिटल्स होते हैं। उन ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है और 95% चांसेस होते हैं, और उन हर ऑर्बिटल्स के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। ये जो सब शेल्स होते हैं ये किस तरीके से अरेंज होते हैं, अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर कि इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के अंदर उस रूल को हम लोग N+L रूल कहते हैं या विज़वेज़र रूल कहते हैं। यानी ये जो शेल्स और सब शेल्स होते हैं ये न्यूक्लियस के गिर्द किस तरीके से अरेंज होते हैं, तो ये अरेंज होते हैं इंक्रीजिंग एनर्जी के हिसाब से। यानी पहले कम एनर्जी वाला सब शेल आता है, फिर उससे ज़्यादा वाला, फिर उससे ज़्यादा, और सबसे आखिर में जिसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी वो वाला आएगा। और इस रूल को हम लोग N+L रूल कहते हैं या विज़वेज़र रूल कहते हैं। ये रूल किसके लिए है, ये सब शेल्स की इंक्रीजिंग एनर्जी के हिसाब से अरेंजमेंट को बयान करता है। अब ये क्या कहता है कि सब शेल्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ N+L वैल्यूज, एंड इफ एनी 2 सब शेल्स हैव द सेम N+N वैल्यूज देन द सब शेल इज प्लेस फर्स्ट हुज N वैल्यू स्मॉलर। इसमें क्या कह रहे हैं कि जो सब शेल्स होते हैं उनको हम अरेंज करते हैं N+
एल के हिसाब से, उनकी वैल्यू का जो सम आता है उसके हिसाब से। ये एन क्या है, ये एन दरअसल शेल नंबर है, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यानी इस एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शेल नंबर को, जैसे हम पीछे पढ़ के आए हैं। ये एल क्या है, एल दरअसल एजीमुथल क्वांटम नंबर है, उसकी वैल्यू है। तो अभी हमने क्वांटम नंबर नहीं पढ़े, तो हम सिर्फ इतना याद कर लेते हैं कि जो एल की वैल्यू होती है, एस के लिए कितनी होती है 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3 होती है। और एन की वैल्यू क्या होती है 1 होगी, तो हमारे पास सिर्फ कौन सा होगा, एक ही सब शेल होगा एस, 2 होगा तो 2 होंगे, 3 होगा तो 3 और 4 होगा तो एस पी डी एफ, यानी चारों के चारों होंगे। अब हमने क्या करना है, इन एन प्लस एल का सम करना है और फिर उस हिसाब से हम देखेंगे कि जिसकी एन प्लस एल की वैल्यू कम आई होगी उसको पहले रखेंगे और जिसकी ज़्यादा होगी उसको बाद में। अगर ऐसा हो रहा होगा कि किसी दो सब शेल की एन प्लस एल वैल्यू स्मॉल होगी, अब किसको पहले रखें, अब उसको पहले रखेंगे जिसकी एन की वैल्यू स्मॉल होगी। बस ये याद रखना है, एस के लिए एल की वैल्यू 0 है, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3 है। अब ये जो है ना, हमने सब शेल अरेंज किए हुए हैं एन प्लस एल की वैल्यू के हिसाब से। अब अगर आप चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी डायग्राम भी बना सकते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन क्योंकि वो बहुत बड़ा काम हो जाता है, तो आपने सिर्फ याद रखना है कि पहले हमने इसको लिखना कैसे है। पहले आपने 2 बार एस लिख लेना है, फिर 2 बार पी एस, फिर 2 बार डी पी एस और फिर आखिर में 2 बार एफ डी पी एस। इसको आप किसी तरीके से भी याद कर सकते हो। तो हमने इसको ऐसे याद किया हुआ, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल, फ्रंटियर डिविजनल पब्लिक स्कूल, फ्रंटियर डिविजनल पब्लिक स्कूल। आप इसको जिस तरीके से चाहें याद कर सकते हैं, बस पहले याद रखना है, पहले 2 बार एस, फिर 2 बार पी एस, फिर 2 बार डी पी एस, फिर आखिर में 2 बार एफ डी पी एस। अब देखें, जो आगे इनकी वैल्यू लिखी होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, वो रिप्रेजेंट करती है शेल को, नंबर ऑफ शेल को, ठीक है ना। और जो पहला शेल होता है उसके अंदर मैंने बताया हुआ था कि उसके अंदर सिर्फ सिंगल एस आता है, सिर्फ उसके अंदर एक ही सब शेल आता है, इसीलिए उसके आगे सिर्फ 1 लिखेंगे। फिर बाद में क्या आता था, जब एन की वैल्यू 2 आती थी तो उसके अंदर 2 आते थे, एस भी और पी भी। तो जो 2 लगेगा आगे वो 2 के साथ लगेगा, 2s 2p। फिर आगे 3 कितने आते थे, एस पी डी, यानी कि 3 के इनके आगे 3 लगेगा, 3s 3p 3d। फिर देखें 3s 3p और फिर 3d, ये एनर्जी के हिसाब से अरेंज है। अब इसकी वैल्यू 1 है तो n की वैल्यू 1 हो गई। s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 0, तो जहाँ जहाँ मुझे s नज़र आया मैंने 0 लिख दिया। और p की वैल्यू जो होती है वो होती है 1, जहाँ जहाँ हमें p नज़र आया हमने 1 लिख दी। डी की वैल्यू होती है 2 और एफ़ की वैल्यू होती है, जो एल की वैल्यू होती है एफ़ के लिए वो 3 होती है। एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ़ के लिए 3। और जो एन की वैल्यू थी जो उनके सामने लिखी हुई है वही। अब देखें तो इस हिसाब से जो पहला हमारे पास था उसकी जो एनर्जी है वो एन प्लस एल की वैल्यू आई है, वो क्या आई है 1 आई है, क्योंकि वो वैल्यू कम है। फिर उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इसमें हमने ये देखना है कि जिसकी n प्लस एल की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी भी कम होगी, मतलब वो लो एनर्जी वाला होगा। अब देखिए सबसे पहले कम एनर्जी किसकी है 1s की है, फिर उसके बाद हमने देखना है किसकी है 2s की है। अब आगे इसकी भी n प्लस एल का सम 3 आ रहा है, इसका भी 3 आ रहा है, तो अब हम किसको पहले लिखेंगे, 2p को लिखेंगे या 3s को लिखेंगे। तो ये विस्वेजर रूल में है कि अगर किसी भी दो सब शेल की वैल्यू सेम आ रही है, जैसे 2p और 3s की सेम आ रही है हमारे पास, तो हम सबसे पहले उसको लिखेंगे जिसकी n की वैल्यू फिर छोटी होगी। तो 3s और 2p का बेशक n प्लस एल की वैल्यू सेम आ रही है, लेकिन इसमें जो n की वैल्यू है वो 2p की स्मॉल है, तो इसीलिए पहले 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s, ठीक है। फिर बिल्कुल इसी तरह आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो अब किसकी वैल्यू पहले आएगी, तो अब भी हम यही रूल यूज़ करेंगे कि n की वैल्यू किसकी छोटी है, n की वैल्यू 3 की छोटी है, तो इसलिए पहले 3 आएगा हमारे पास। आपने सब में यही देख लेना है कि सबसे पहले हमने उनको लिखना है जिनकी n प्लस एल की वैल्यू स्मॉल होगी। अगर किसी सब शेल की सेम आ रही है तो हम उसको लिखेंगे जिसकी n की वैल्यू स्मॉल होगी। n प्लस एल रूल की बेस पे फिर जो ऑर्बिटल्स होंगे उनकी फीलिंग कुछ यूँ होगी, यानी पहले जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो 1s के अंदर जाएगा इंक्रीजिंग एनर्जी के हिसाब से ना, क्योंकि सबसे कम एनर्जी तो 1s की है। क्यों कम है ये हमें बताया है n प्लस एल रूल ने, क्योंकि इसकी n प्लस एल की वैल्यू सबसे कम आई थी। फिर उसके बाद 2s फिर 2p 3s 3p 4s 3d एंड सो ऑन, मतलब सबसे पहले कम एनर्जी वाले में जाएगा और फिर उसके बाद उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा और फिर उसके अंदर जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी।
अब हमने सबशेल्स के तो पढ़ लिया कि सबशेल पहले कौन से आते हैं। सबशेल पहले कम एनर्जी वाले आते हैं, फिर उससे ज़्यादा। फिर इन सबशेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है वो हमें 3 रूल से पता चलता है। अफबाउ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुंड्स रूल। जो अफबाउ प्रिंसिपल है, ये अफबाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, लिहाजा इसका दूसरा नाम बिल्डिंग अप प्रिंसिपल भी है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के लिहाज से जो इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन सबशेल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी वैल्यूज़, यानी वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है ना किसी भी सबशेल के अंदर किस हिसाब से जाएंगे, इंक्रीजिंग एनर्जी। अब इंक्रीजिंग एनर्जी वो हमने N+L रूल या विज़वेजर रूल से पढ़ लिया, यानी पहले इलेक्ट्रॉन 1s के अंदर जाएगा, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, इस हिसाब से जाएगा अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल या बिल्डिंग अप प्रिंसिपल के हिसाब से। उसके बाद जो सेकंड रूल है वो है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि ये ऑर्बिटल के हिसाब से है, ठीक है ना। इसमें वो क्या क्या कहता है कि जो सेम ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, उनकी हमेशा क्या होगी, अपोजिट स्पिन होगी, ठीक है। जैसे अब ये S है, S के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उनकी जो स्पिन होगी वो अपोजिट होगी, एक के क्लॉकवाइज और एक की क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। कभी भी सेम स्पिन के साथ ये नहीं रहेंगे। उसके बाद हुंड्स रूल आता है। हुंड्स रूल हमें बताता है ऑर्बिटल्स की डीजेनरेसी के बारे में। हुंड्स रूल क्या कह रहा है कि इफ़ ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी आर अवेलेबल, यानी अगर हमारे पास डीजनरेट ऑर्बिटल्स होंगे या सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स होंगे। डीजनरेट ऑर्बिटल्स वो होते हैं जो कि एनर्जी लेवल डायग्राम के अंदर उनकी सेम पोजीशन होती है। इनको हम लोग डीजनरेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी सेम एनर्जी होती है, और जब इनकी सेम एनर्जी होती है तो इलेक्ट्रॉन के पास इक्वल चांसेस होते हैं कि उनमें से किसी के अंदर भी चला जाए, ठीक है। इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है क्योंकि इनकी सेम एनर्जी होती है। तो इफ़ ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी आर अवेलेबल, अगर सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स हों, यानी px, py, pz, या d के जिस तरह 5 हैं या f के 7 हैं डी जनरेट ऑर्बिटल्स, अगर ये पाए जाएं तो इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो अलहदा देन इलेक्ट्रॉन विल गो इन सेपरेट ऑर्बिटल। के इलेक्ट्रॉन जो होगा ना px के अंदर चला जाए, सपोज अगर 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो तीनों के तीन, ऐसा नहीं होगा कि px के अंदर 2 चले जाएंगे, py के अंदर 1 चला जाएगा, नहीं, बल्कि उनके अंदर सेम स्पिन के साथ, यानी एक इधर जाएगा, एक इधर और एक इधर, बजाय के वो एक ही ऑर्बिटल के अंदर रहें अपोजिट स्पिन के साथ। यानी अगर हमारे पास डीजनरेट ऑर्बिटल्स होंगे, यानी बिल्कुल सेम एनर्जी लेवल होगी उन सब का, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, क्योंकि उनके अंदर सेम उनके पास चांसेस है ना कि वो किसी के अंदर भी जा सकते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि उनकी स्पिन सेम रहे, लिहाजा वो सेपरेट ऑर्बिटल के अंदर जाएँ, बजाय कि उनकी जो स्पिन हो वो अपोजिट हो और वो सेम ऑर्बिटल के अंदर ही रहें। अब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, बताया हुआ फास्फोरस की। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 15। और ये बात याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हमेशा एटॉमिक नंबर पे बेस करती है। कभी कभार क्या होता है कि सवाल आते हैं कि आपने इस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो हम अक्सर इसमें गलती करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना वो हम मैथ्स की बेस पे कर देते हैं। तो मैथ्स के बेस पे कभी भी नहीं करनी। नाम से जाहिर हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही हमने करनी है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद क्योंकि बराबर होती है, तो जो एटॉमिक नंबर होगा हम उसी हिसाब से ही करेंगे। अब फास्फोरस के अंदर कितने होता है, उसका एटॉमिक नंबर 15 होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी 15 ही होंगे। तो यही विज़वेजर रूल यूज़ करेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। अब क्योंकि हमारे पास जो एटॉमिक नंबर गिवन है वो 15 है, हमें 15 इलेक्ट्रॉन्स ही अकोमोडेट करने थे। पी की जो कैपेसिटी होती है, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो चूँकि हमने फिल ही 15 तक करने थे, तो आखिरी जो फिल होने थे वो 3 आने थे, तो 6 से कम हो सकते हैं, 6 से ज़्यादा नहीं हो सकते। हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो S के अंदर जाएगा, क्योंकि S क्या है, इट्स लो एनर्जी लेवल, तो सबसे पहले इस S के अंदर जाएगा। फिर हीलियम के अंदर पहले 1s2 के अंदर जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं एक ही सबशेल के अंदर या एक ही ऑर्बिटल्स के अंदर, तो इसकी स्पिन कैसी होगी, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के लिहाज से इसकी जो स्पिन होगी वो क्या होगी, अपोजिट स्पिन होगी। अब लिथियम में 1s2, 2s1, क्योंकि इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये जो S के अंदर 2 हैं, तो ये भी पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे और इनकी जो स्पिन होगी वो अपोजिट होगी। अब कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं, यानी कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिसमें फिलिंग वैसे नहीं होती, जैसे कि ये प्रिंसिपल हैं, यानी हुंड्स रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन, N+L रूल, या फिर अफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से नहीं होती। ऐसा क्यों होता है,
ये स्टेबिलिटी के लिए होता है। यानी वो कहते हैं इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एनी एलिमेंट इफ़ आउटर मोस्ट शेल कंटेन फॉलोइंग ऑर्डर देन चेंजेस अकर इन द फॉलोइंग मैनर फॉर स्टेबिलिटी। यानी अगर हमारा आउटर मोस्ट शेल एस और डी बन रहा हो तो सबसे पहले किसमें फिलिंग होगी, पहले डी और फिर उसके बाद एस। यानी इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एस से डी के अंदर चले जाएंगे। क्यों? ये स्टेबिलिटी के लिए होता है। और अगर एस डी पी हो रहा होगा तो पहले फिलिंग डी की हो जाएगी, फिर एस और फिर पी की होगी। एस और एफ आ रहे होंगे तो पहले एफ की होगी फिर एस की होगी। एस एफ डी पी तो पहले एफ फिर डी फिर एस और आखिर में पी की जाके होगी। अगर कोई सिस्टम ऐसा बन रहा होगा यानी डी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, एस के अंदर 2, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस 2 से यानी S2 से एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, D5 सिस्टम हो जाएगा। D5 ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू D4, ये स्टेबिलिटी के लिए होगा। इसी तरह D9 बन रहा है तो इलेक्ट्रॉन S से ट्रांसफ़र होके पहले फिलिंग इसके अंदर हो जाएगी D के अंदर, D10 और S1 हो जाएगा। ऐसे हमारे पास जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्रोमियम की है, वो कॉपर की है, वो मोलिब्डेनम की है और वो प्लाडियम की है। अब देखें ये हमारे पास क्या है, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्म क्रोमियम है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। अब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं हम कहते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। हम कहते हैं कि ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सही है, क्योंकि अगर हम एनर्जी लेवल के हिसाब से देखें तो सही भी है। लेकिन कभी कभार स्टेबिलिटी के लिए ऐसा होता है कि अगर हमारे पास वैलेंस शेल जैसे कि ये 4 हमारे पास एस और डी आ रहे हैं तो हम स्टेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, पहले डी की फिलिंग कर लेते हैं और फिर एस की करते हैं। यानी ये जो एस के 2 हैं तो ये एक डी के अंदर चला जाएगा, डी के अंदर 5 हो जाएंगे तो फिर डी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो स्टेबल होगी एज़ कम्पेयर टू जैसी हमने एक्सपेक्ट की हुई थी। बिल्कुल इसी तरह कॉपर के अंदर भी यही होगा। जो D9 है उसमें पहले डी की फिलिंग हो जाएगी, यहाँ एस से एक डी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये D10 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे 4d4 था और 5s2 था हमारे पास वैलेंस शेल, तो पहले डी की फिलिंग होगी फिर एस की होगी, 4d5 और 5s1 हो जाएगा। फिर प्लाडियम में भी एक्सेप्शन है। प्लाडियम में क्या होगा कि जो वैलेंस शेल आ रहे हैं वो 5s2 और 4d8 हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले डी वाले की फिलिंग हो जाएगी, यानी ये जो 5s2 के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो डी के 10 हो जाएंगे। D10 सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होता है, इसी वजह से ये स्टेबिलिटी के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो यूँ होगी, बजाय जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इस तरह नहीं होती। तो आज जो हमारी सीरीज़ चल रही थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, जिसमें हम मुख्तलिफ टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे, तो आज इसका लास्ट टॉपिक था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि हमने डिटेल में देखा है। इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस क्वांटम नंबर्स।